बहुत पहले की बात है। एक गोविंद नाम का बूढ़ा आदमी अपने बेटे चंदन के साथ रहा करता था। गोविंद के घर के सामने ही उसकी एक दुकान थी। उस दुकान के भरोसे ही उसका जीवन चलता था। गोविंद का बेटा उस दुकान को चलाता था। एक दिन गोविंद से मिलने उसका दोस्त आता है। अरे भाई गोविंद, कैसे हो? बड़े सालों बाद मिल रहा हूँ। सब कैसा चल रहा है? तुम ठीक तो हो ना? ठीक ही चल रहा है मोहन। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम्हारी तो 3 बेटियां भी हैं ना? वह कैसी हैं? अब तो वह लड़कियां बहुत बड़ी हो गई होंगी ना? फिर मोहन गोविंद से कहता है, हाँ गोविंद, शादी लायक हो गई हैं। और तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना? वह भी तो शादी लायक हो गया होगा। क्या सोचा है? उसकी शादी कब कर रहे हो? फिर मोहन बोला, हाँ मोहन, शादी लायक तो हो गया है मेरा बेटा, लेकिन तुम तो जानते ही हो, बिना पैसों के अब शादी नहीं होती। अब शादी के बारे में अगर सोचना है तो उससे पहले हमारे पास धन होना चाहिए। और मेरे पास फ़िलहाल अभी इतना धन नहीं है। और जब धन आ जाएगा तभी मैं मोहन की शादी के बारे में सोचूंगा। तब तक धन नहीं है, तब तक मैं मोहन की शादी को नहीं करूंगा। गोविंद, मुझे लगता है हर बात का एक वक्त होता है, और अब तुम्हारा बेटा बहुत ही बड़ा हो गया है। अगर उसकी सही समय पे शादी कर दोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। वैसे मेरे मन में एक बात थी और मैं वही बात करने तुम्हारे पास यहाँ पे आया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वह बात तुमसे कैसे कहूँ। फिर गोविंद अपने दोस्त से कहता है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझसे कैसा शर्माना। जो कुछ भी कहना है बेझिझक कहो, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। बताओ, क्या कहना चाहते हो? गोविंद, मैं तुम्हारे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या तुम अपने बेटे के लिए मेरी बड़ी बेटी माला को स्वीकार करोगे? फिर गोविंद कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहते हो। लेकिन मोहन, सचमुच मेरे पास धन की बहुत कमी है। मैं अभी अपने बेटे चंदन की शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर मोहन कहता है, अरे गोविंद, तुम कैसी बातें करते हो यार? तुम्हारी हालत मुझे पता है, पर मेरी हालत भी तो तुम्हारी ही तरह है। मैं कौन सा बड़ा धनवान हूँ, मेरी हालत भी तो तुम्हारी ही तरह है। लेकिन गोविंद, तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों की तीनों बेटियां शादी लायक हो चुकी हैं। और अगर तुम मेरी बड़ी बेटी माला को स्वीकार कर लोगे तो मैं निश्चित हो जाऊंगा। फिर मुझे मेरी बड़ी बेटी की कोई चिंता नहीं होगी। फिर मैं अपनी दोनों बेटियों की
रिश्ता देख सकूँगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम यह रिश्ता पक्का ही कर दो। और तुम कौन सी चिंता करते हो? हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम 1 साल बाद शादी करेंगे। तब तक तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा और मुझे भी मिल जाएगा। और हाँ, 1 साल के बाद हम बहुत साधारण शादी करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अब बोलो तुम क्या कहते हो? मैंने तो तुम्हें अपनी दिल की सारी बात बता दी हैं। तो तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? और गोविंद, मना तो मुझसे बिल्कुल ही मत करना। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आया था। फिर गोविंद बोलता है, अरे हाँ, क्यों नहीं। अगर अगर हम 1 साल बाद शादी करें तो सब बहुत अच्छे से हो पाएगा और हमें वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम ठीक 1 साल बाद दोनों की शादी करवा देंगे। तभी फिर मोहन गोविंद से कहता है, अरे गोविंद, तुम एक बार अपने बेटे चंदन से और पूछ लेते कि वह क्या कहता है। तभी फिर गोविंद कहता है, अरे मोहन, मेरा बेटा चंदन कभी मेरी बात को नहीं काटता। मैं जैसा कहूँगा वह वैसा ही करेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। उसे भी यह रिश्ता ज़रूर मंजूर होगा। तब तो फिर हम इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं। मुबारक हो गोविंद। फिर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर जब चंदन दुकान से घर लौटकर आता है तो फिर गोविंद चंदन को उसे उसके रिश्ते के बारे में बताता है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना चंदन बेटा? मैंने सही कहा ना? अगर दिल में कोई बात हो तो तू मुझसे कह सकता है। चंदन फिर कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? और आप जो मेरे लिए करोगे वह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। गोविंद यह बातें सुन बहुत खुश हो जाता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गोविंद के गांव में एक साहूकार होता है जिसकी नज़र उसके कारोबार पर होती है। एक दिन वह गोविंद के पास आकर उससे कहता है, अरे गोविंद, उसके बारे में कुछ सोचा है? फिर गोविंद कहता है, आप क्या कह रहे हो लालचंद जी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर लालचंद सेठ गोविंद से कहता है, अरे मैंने तुम्हें पिछली बार कहा तो था कि मुझे अपनी दुकान और ये घर बेच दो। बदले में मैं तुम्हें उसके बदले बहुत बड़ी रकम दूंगा। अब बताओ तुम, क्या तुम मुझे अपनी ये दुकान और घर दोगे? मैं उसी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो अब? फिर गोविंद बोला, लालचंद जी, मैंने आपसे
कितनी बार कहा है कि मैं अपना ये घर और दुकान किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। यह मेरे लिए सब कुछ है। यह मेरा जीने का सहारा है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। यहाँ मेरी पत्नी की यादें हैं और यहाँ मेरे छोटे से बच्चे चंदन की बचपन की यादें हैं। मैं यह जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। फिर लालचंद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गोविंद से कहता है, देख लो गोविंद, मैं तुम्हें इस जगह की दुगनी रकम दूंगा। फिर चाहे तुम उस रकम से अपना दूसरा मकान बना लेना, अपनी दूसरी ज़मीन खरीद लेना। लेकिन यह ज़मीन गोविंद तुम मुझे बेच दो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। अरे गोविंद भाई, मान जाओ ना, जब मैं इतनी कह रहा हूँ। लेकिन गोविंद कहता है, नहीं लालचंद जी, चाहे आप मुझे इस जगह के दो क्या 4 गुनी रकम क्यों ना दो, फिर भी मैं यह जगह किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगा। मुझे तो यह जगह पैसे से ज़्यादा प्यारी है लालचंद जी। लालचंद बोला, ठीक है भाई, अगर फिर भी तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर लालचंद वहाँ से चला जाता है और महीने बीत जाते हैं। चंदन की दुकान पर लोगों का आना जाना बड़ा कम हो जाता है। पिताजी, अब हमारी दुकान पहले की जैसे नहीं चलती है। पहले तो हमारा जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, लेकिन जब हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो दुकान पे कोई भी नहीं आता है। ऐसे में तो अब हमारा घर का गुजारा भी नहीं हो पाता है, तो हम शादी में पैसे कैसे लगाएंगे। गोविंद कहता है, ऐसा कैसे हो गया चंदन, आखिर हमारी दुकान पे लोगों का आना कम कैसे हो गया। चंदन बोला, पिताजी, पहले हमारे गांव में इतनी दुकान नहीं थी, इसलिए लोग हमारी दुकान पे ज़्यादा आते थे। लेकिन अब कई दुकान खुल चुकी हैं, इसलिए अब लोग हमारी दुकान पर आते नहीं हैं। और दूसरी बात, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए वह ऊंचे दर्जे की चीज़ें अपनी दुकान में रखते हैं। और हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम इतनी ऊंचे दर्जे की नई नई चीज़ें ला सकें। शायद इसलिए ही अब लोग हमारी दुकान पर आना पसंद नहीं करते हैं। फिर गोविंद कहता है, हाँ चंदन, तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद शायद इसी वजह से ही। लेकिन चंदन, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है तेरी शादी के लिए भी। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना बेटा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है। अब शादी को केवल 2 ही महीने बचे होते हैं। चंदन दुकान पर चला जाता है। तब गोविंद सोचता है, क्या करूं अब मैं। ये देखते ही देखते 2 महीने भी बीत जाएंगे और दुकान से तो पैसे आने से रहे। अब मैंने बहुत दिन इंतज़ार कर लिया, अब दुकान तो चलने से रही। मेरा एक ही बेटा है चंदन, और मैंने अपने दोस्त मोहन से वादा किया है कि उसकी बेटी की शादी मैं अपने ही बेटे से कराऊंगा। मुझे अब पैसों का इंतज़ाम करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने गांव के
साहूकार के पास जाता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ और शादी के बाद चंदन कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेगा और साहूकार के पैसे को लौटा देगा। यही सोचकर गोविंद साहूकार के पास जाता है और पैसे मांगता है। तभी साहूकार बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे पैसे लौटा दोगे, उस बात की क्या गारंटी है? बदले में तुम्हें मेरे पास कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही होगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी दुकान के कागजात मेरे पास गिरवी रख दो, फिर मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे सकता हूँ। लेकिन गोविंद मानता नहीं है और सेठ लालचंद से कहता है, नहीं लालचंद जी, मैं तुम्हें अपनी दुकान के कागजात नहीं दे सकता हूँ। फिर तभी सेठ लालचंद कहता है, अरे मैं कौन सा तुमसे तुम्हारी दुकान मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कागजात ही तो मांग रहा हूँ। वैसे भी दुकान तो तुम्हारे ही नाम है, मैं कौन सा उस पर अपना हक जमा रहा हूँ। जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक मेरे पास तुम्हारी दुकान के ये कागजात रहेंगे, और जैसे ही तुम अपना कर्ज चुका दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुकान के कागजात लौटा दूंगा। अब तुम ही सोच लो, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रहा हूँ। फिर गोविंद भी कह देता है, ठीक है लालचंद जी, मुझे आप पैसे दे दीजिए। फिर लालचंद खुश होकर बोलता है, ये हुई ना बात, चलो बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। गोविंद फिर कहता है, मुझे बस 3,000 रुपये की ही ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल के लिए 3,000 ही काफ़ी हैं। तभी फिर लालचंद बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अभी 3,000 रुपये दे देता हूँ। तभी फिर अचानक गोविंद सेठ से कहता है, रुकिए रुकिए लालचंद जी, तुम एक काम कीजिए, 3,000 रुपये में से आप मुझे सिर्फ 1,000 रुपये ही दीजिए और 2,000 रुपये अपने पास ही रखिए, क्योंकि सेठ जी मेरा शादी वाला घर है, पैसे चोरी होने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है और आपके पास पैसे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए फ़िलहाल आप मुझे अभी 1,000 रुपये दे दीजिए, बाकी के 2,000 रुपये मैं आपसे बाद में ले जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। फिर लालचंद कहता है, अच्छा फिर ठीक है, मैं लेकिन अपने खाते में लिख लेता हूँ कि तुमने मुझसे 3,000 रुपये लिए हैं। फिर गोविंद 1,000 रुपये लेकर साहूकार से अपने घर वापस जाता है और अलमारी में संभाल कर रख देता है और चंदन के लौटने का इंतजार करता है। तभी अचानक उसके सीने में दर्द होने लगता है। वह बहुत तड़पता है और किसी को आवाज लगाने की कोशिश करता है, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है। चंदन जब घर आता है तो पिताजी को नीचे देख घबरा जाता है। वह उठाने की कोशिश करता है, परंतु गोविंद नहीं उठता है। तभी वह वैद्य को बुलाने जाता है। चंदन वैद्य को घर बुला ले आता है और वैद्य उसके पिताजी को मृत घोषित कर देते हैं। यह सुन चंदन घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं वेद जी, ये नहीं हो सकता, मेरे पिताजी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी, तो फिर ये कैसे हो गया, मैं ये नहीं मान सकता हूँ। अचानक उनकी मौत कैसे हो सकती है, मैं ये नहीं मान सकता हूँ। हाँ, आप एक बार फिर से देखिए। वैद्य जी चंदन को समझाने लगते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। तभी चंदन जोर जोर से रोने लगता है। चंदन फिर अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और फिर
गोविंद का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब चंदन पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। एक दिन चंदन अपनी अलमारी की तरफ जाता है और वहाँ 1,000 रुपये पाता है। उनको देख वह सोचने ये लगता है, पैसे यहाँ कैसे आए? ज़रूर पिताजी ने ही रखे होंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। ज़रूर पिताजी ने किसी से कर्ज लिए होंगे। लेकिन किससे लिए होंगे ये तो मुझे पता ही नहीं है। एक काम करता हूँ, ये पैसे जिससे भी लिए हैं उसको ये पैसे मैं लौटा दूँगा, क्योंकि अब मेरा शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। अब मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ थे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरे सर पर बस उन्हीं का तो हाथ था, बस उनका ही तो सहारा था। लेकिन अब वह मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब ठीक 1 महीने बाद मेरी शादी है और मेरे पिताजी को गए हुए सिर्फ 1-2 दिन हुए हैं, और मैं शादी करूं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं शादी नहीं करूंगा। मैं पिताजी के दोस्त मोहन जी से माफ़ी मांग लूँगा कि मैं यह शादी अब नहीं कर सकता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए। चंदन यह सब सोच ही रहा होता है। तभी उसके घर सेठ लालचंद आता है और कहता है, कैसे हो चंदन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर चंदन बोला, जी लालचंद जी, ठीक तो हूँ, पर पिताजी की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। पिताजी के बिना ये घर सूना सूना लगता है, क्योंकि आज तक मैं कभी पिताजी से अलग नहीं हुआ हूँ। माँ तो मेरे बचपन में ही गुज़र गई थीं, इसलिए मेरे पिता ही मेरे लिए माँ हैं। मेरे लिए सब कुछ थे, और जो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन अब मेरा कोई नहीं है। अब मैं अकेला हो गया हूँ। मैं पूरी तरह अनाथ हो चुका हूँ। फिर सेठ लालचंद बोलता है, अपने आप को संभालो बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है। जिसको जब जाना होता है वह चला जाता है। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है बेटा। सबको एक ना एक दिन तो जाना ही होता है बेटा। वैसे मैं तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आया था। मुझे पता है कि बेटा अभी कहने का समय नहीं है, लेकिन तुम अभी इस बात के बारे में नहीं जानते, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार बता दूं तो सही रहता। फिर तभी चंदन कहता है, बोलिए ना सेठ जी, क्या बात है, बोलिए आप। फिर लालचंद चंदन से कहता है, बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी के लिए मुझसे 5,000 रुपये ले गए थे। अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, तो तुम्हें ही वो पैसे चुकाने होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार वह बात बता दूं। क्या पता तुम्हें वह बात नहीं पता हो। तुम्हारे पिताजी ने इसके बारे में तुमसे कुछ कहा तो होगा ना? तुम्हें याद तो होगा ना? लेकिन चंदन को कुछ पता नहीं होता है और वह कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं लालचंद जी? मुझे तो पिताजी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है। लेकिन हाँ, मुझे अभी अलमारी में 1,000 रुपये मिले थे। शायद वह 1,000 रुपये आपके ही होंगे। लेकिन फिर बाकी के पैसे कहाँ गए? अगर मेरे पिताजी ने आपसे 5,000 रुपये लिए थे, तो अलमारी में सिर्फ 1,000 रुपये ही क्यों हैं?
और पिताजी ने इतने सारे पैसे किस काम के लिए लिए थे? सेठ लालचंद बोला, वह तो मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन वह मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि मुझे मेरे बेटे की शादी के लिए 5,000 रुपये चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी अलमारी में सिर्फ 1,000 ही रुपये हैं। अब ये तो बाकी के पैसे तो तुम्हारे पिताजी ही जानते होंगे ना कि उन्होंने किसको दिए हैं। शायद मुझे लगता है कि उन पे कुछ और भी कर्ज रहा होगा, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे ये 5,000 रुपये लिए होंगे, या फिर उन्होंने शादी के लिए पैसे खर्च कर दिए होंगे। अब ये तो तुम और तुम्हारे पिताजी ही जानते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे उन पैसों को लौटा देना। चंदन यह सब सुन चिंता में पड़ जाता है और लालचंद से कहता है, जी लालचंद जी, आप बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं आपके ये बाकी के पैसे लौटा दूंगा। फ़िलहाल तो मेरे पास अभी 1,000 रुपये हैं, तो अभी के लिए आप इन 1,000 रुपये को ले लीजिए। बचे 4,000 मैं तुम्हें काम करके लौटा दूंगा। फिर तभी सेठ लालचंद बोलता है, अरे नहीं नहीं बेटा, ये पैसे तो तुम अपनी शादी के लिए रख लो। तुम्हारी तो अगले महीने ही शादी है ना, तो तुम मुझे शादी करने के बाद ये सारे पैसे मुझे लौटा देना। अभी मत दो मुझे पैसे। लेकिन फिर चंदन बोलता है, नहीं लालचंद जी, अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे ये 1,000 रुपये की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये 1,000 रुपये ले लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन लालचंद बोलता है, अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ये फैसला गलत है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सोचो तुम ही, सोचो, शादी को सिर्फ महीना बचा है, और अगर तुम शादी करने से इनकार कर दोगे तो उस लड़की की बहुत बदनामी हो जाएगी। और वैसे भी बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अब नहीं रहे हैं, और तुम्हारे पिताजी ने तो वैसे भी ये अपनी मर्ज़ी से ही शादी तय करी थी। उनकी तो ये आखिरी इच्छा थी, तो तुम्हें तो ये शादी ज़रूर करनी चाहिए, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम ही सोचो, अगर तुमने ये शादी तोड़ दी तो तुमसे कौन करेगा शादी? तुम्हारी वैसे भी अब उम्र हो चली है, और एक बार फिर उम्र चली गई तो फिर शादी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए तुम अपने पिताजी की आखिरी इच्छा समझकर ये शादी कर लो। बेटा मेरी बात मान लो, और वैसे भी तुम अब इस जीवन में अकेले पड़ चुके हो, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इस शादी को तोड़ो मत और शादी कर लो। फिर चंदन का भी मन बदल जाता है, और फिर वह सेठ से कहता है, जी सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनके दोस्त की बेटी से ही मेरी शादी हो। मैं अब उनकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, नहीं तो वह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं अब शादी ज़रूर करूँगा। और फिर कुछ ही दिनों में चंदन की शादी मोहन की बेटी के साथ साधारण तरीके से मंदिर में संपन्न हो जाती है। अब मोहन की लड़की माला चंदन के घर शादी करके आ जाती है, और चंदन से माला स्वभाव की बहुत अच्छी होती है और चंदन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही फिर कुछ महीने बीत जाते हैं। सेठ लालचंद कहता है, अरे चंदन, तुमने मेरे पैसे
अभी तक नहीं लौटाए, कब तक लौटा रहे हो मेरे पैसे? मुझे और कितना इंतज़ार करना होगा? फिर चंदन कहता है, जी लालचंद जी, मैं समझ रहा हूँ। आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूँगा। फिर सेठ लालचंद कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पैसे लौटा पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी दुकान तो चलने से रही। गांव में अब और भी दुकान हो चुकी हैं, तो तुम मुझे किसके आधार पर पैसे लौटाओगे?